बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे वक्त पे पहुँच गए हैं, लेट नहीं हुए हैं, किसी रश में या रूट में नहीं फंसे हैं। मैं हूँ इमरान हसन। मैं हूँ अर्मिला हसन। आज सुबह सुबह ना ऐसे भागते दौड़ते पूरी आज मुझे एहसास हुआ कि ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई हुई। हाँ ना, आज इमरान वैसे उस रूट पे थे जहाँ से टीम गुजरी थी, तो इमरान लेट हुए। पहले फोन आया अर्मिला, पता नहीं मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, फिर उसके बाद पहुंच गए, फिर भागते दौड़ते हम तैयार हो गए। मैं फंस गया, लेट नहीं होना चाहिए। अच्छा चले जनाब, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, आपकी सुबह अच्छी होगी। जनाब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच जारी है, दूसरे रोज का मैच है, उस हवाले से तो हमने बात करनी है। लेकिन ओआईसी का इजलास होने जा रहा है आज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक हैपनिंग है मुल्क के अंदर। सो ओवरऑल हमारे पास बहुत कुछ आज डिस्कस करने, बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए। इससे पहले कि हम बाकायदा आपको हेडलाइंस दिखाएं, एक तो हम टेस्ट मैच को तो डिस्कस करेंगे जो चल रहा है, और विकेट को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक कल पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट टीम है उसने अपनी पहली फतह समेटी है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर, इनफैक्ट नॉट T20। लगता था ऐसे कि T20 बन गया मैच। 8 विकेटों से हमने वेस्ट इंडियन टीम को हराया। निदा डार ने शानदार बॉलिंग भी की, 4 विकेटें भी ली उन्होंने। सो विमेन टीम को उनकी पहली कामयाबी बहुत मुबारकबाद। हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वी गॉट द फर्स्ट सक्सेस। एग्जैक्टली, तो उस हवाले से ये बड़ी अच्छी बात है। और विमेन क्रिकेट टीम के हवाले से हर एनालिस्ट या हर हम जिससे भी बात करें वो यही कहते हैं इनको मजीद सपोर्ट करने की ऑब्वियसली जरूरत है, लेकिन स्टिल दे आर परफॉर्मिंग वेल। अल्लाह करे आगे के मैचेस भी इनके लिए ईजी हो। उसके साथ साथ जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट सीरीज है उस हवाले से ही बात करेंगे प्रोग्राम में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेगमेंट्स भी हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी है, सियासत पे आज थोड़ी कम बात होगी, ओआईसी के इजलास पे थोड़ी ज्यादा बात होगी। अच्छा। हाँ, ये जरा इम्पोर्टेंट बात करी नलन सियासत पे कम। चलिए हेडलाइंस दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान मेजबान, दुनिया मेहमान बन गई। ओआईसी वज़ीर खारजा का पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अहम इजलास आज होगा। इजलास में मसला कश्मीर, अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद से पहले सियासी लड़ाई ऐवान और सड़कों के बाद अदालत में पहुंच गई। हुकूमत ने बागी अराकीन की अहलियत और हैसियत जानने के लिए अदालत उज़्मा में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया। ऑपोजिशन की तोपों का रुख स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की तरफ। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाना आइन से इनहराफ है। मुत्तहिदा ऑपोजिशन का स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी खबर के हवाले से। बड़ी खबर शुरू भी कर लेते हैं। बड़ी खबर में बात बड़ी खबर में बड़ा धमाका नहीं, आज बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है ओआईसी के इजलास के हवाले से, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। 14 साल बाद पाकिस्तान में ओआईसी वज़ीर खारजा का अहम इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होने जा रहा है। 2 रोजा इजलास 23 मार्च तक जारी रहेगा। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, राहदारी में रेड कारपेट बिछा दिए गए हैं, हॉल्स को सजा दिया गया है, फूल लगा दिए गए हैं। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी, सदर जो इस्लामी बैंक है और सऊदी अरब, चीन, मिस्र, सोमालिया, आज़रबाईजान समेत मुख्तलिफ मुल्कों के जो वफूद हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और इजलास में 15 ममालिक खुसूसी हैसियत में भी शिरकत कर रहे हैं, जबकि 675 गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने भी शिरकत की तस्दीक की है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इजलास के इफ्ताही सेशन से खिताब करेंगे, जबकि कॉन्फ्रेंस में कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल की अगर हम बात करें, इस्लामोफोबिया के हवाले से बात करें, उम्मत मुस्लिमा को जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल भी तलाश किया जाएगा। बिल्कुल जी, इसमें ओआईसी को दरपेश आम मामलात पर 100 से ज़ायद करारदादों पर गौर भी होगा। ओआईसी इजलास पर बिलावल भुट्टो जरदारी दावा कर रहे हैं कि ये इजलास कश्मीर के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पे है। बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वज़ीर आज़म बतौर अफगानिस्तान वज़ीर खारिजा, एक इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि ये इजलास बुला रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि कौमी सतह पर नहीं कहना चाहिए। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और तजियाकार हैं। उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। नो डाउट ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है और ये जो इजलास है पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान 14 साल बाद इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के लिए इस इजलास का अहम होना? देखिए, मल्टीलैटरल फोरम पे इस किस्म के इजलास और ख़ास तौर पे ओआईसी का इजलास, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद
सबसे बड़ी एक ब्लॉक है, सबसे बड़ा ब्लॉक 57 ममालिक का है, और उसके बाद बाकी ममालिक आते हैं जिन्होंने अपने ब्लॉक बनाए हुए हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन हो गया या EU हो गया या गल्फ स्टेट के हो गए सारे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए या OIC हो गया, तो ये OIC जो है इसकी फौकियत और अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि OIC तमाम मुस्लिम कॉजेज की पैरवी के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके प्रीएम्बल में, चार्टर जो OIC का है उसके प्रीएम्बल में दिया हुआ है, और प्रीएम्बल में उसमें पैलेस्टीन का जिक्र है। उसमें ये जिक्र है कि जहां जहां मुस्लिम कॉजेज हैं उस कॉजेज के लिए OIC को काम करना है और उनकी मदद करनी है, चाहे वो म्यांमार हो, बोस्निया हो और अफगानिस्तान हो, यमन हो, सीरिया हो, लीबिया हो, हर जगह जहां जहां ये सिलसिला है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की मेजबानी, जिसमें कि इसमें बड़े कलीदी किस्म के नुकात उठाए जाएंगे रेजोल्यूशन के लिहाज से, बाद में चल के ये भी बता दिया जाएगा कि इन रेजोल्यूशन की क्या अहमियत होती है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीकाकार हो सकता है। देखिए, हाल ही में OIC को खासतौर पर पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन मूव किया इस्लामोफोबिया के हवाले से, और 15 मार्च को एक आलमी दिन मनाया जाएगा इस सिलसिले में, उसके बाद इस इजलास का होना, उसमें पाकिस्तान की अहमियत और फौकियत इसलिए बढ़ जाती है कि पाकिस्तान मुहर्रिक इस रेजोल्यूशन का था जनरल असेंबली में, और 55 ममालिक ने जो कि मेंबर हैं OIC के, उन्होंने पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, और वही लोग अभी मौजूद हैं। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट नुकता है जो पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, इनफैक्ट आपसे भी मेरी कई दफा इस पे बात हुई और मैं हमेशा ये उठाता हूं, वो है OIC का इटसेल्फ मुअस्सर होना। आपने बहुत एक वैलिड बात की कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा ब्लॉक है ममालिक का, और हम अगर दुनिया की पॉपुलेशन को देखते हैं तो सबसे बड़ा स्टेक मुस्लिम कम्युनिटी का है, लेकिन उसके बावजूद मसाइल भी सबसे ज्यादा हमारे, सोर्सेज भी सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम्स के, और मसाइल भी सबसे ज्यादा हमारे, और मसाइल का शिकार भी सबसे ज्यादा हम ही हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस्लामोफोबिया पे आवाज़ उठाई और कामयाबी से आवाज़ उठाई, जिस तरह पाकिस्तान ने जो इंडियन एक कहना चाहिए नैरेटिव था उसको डिफीट किया डिफरेंट फोरम्स के ऊपर बड़ा एहसन तरीके से पिछले 3-4 सालों में, बिलखुसूस OIC को मुअस्सर बनाने के लिए, सिंस इट्स बीइंग हेल्ड इन पाकिस्तान क्या कर सकता है? क्या ऐसे इक़दाम हैं जो अगर हम इस वक्त करें तो OIC का फोरम ज़्यादा मुअस्सर हो सकता है, इसकी आवाज़ ज़्यादा ताकतवर और तवाना हो सकती है? अहमियत की बात यह है कि मल्टीलैटरल फोरम, जिसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उनके चार्टर में नहीं है, यानी OIC के, जैसे कि नेटो के चार्टर में आर्टिकल 5 है, जिसके तहत वो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं अपने डिसीजन को, नेटो का चार्टर। हमारे पास जो OIC का चार्टर है उसमें ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन क्लॉज हो। और इस वक्त तो मैं ये जिक्र करना बहुत मुनासिब समझूंगा कि जब ट्रंप आए थे 2017 में सऊदी अरब में, और जब उन्होंने सरबराही की थी 54 इस्लामिक ममालिक के सरबराहान की, तो उस वक्त एक तजवीज दी थी कि इस्लामिक आर्मी जो है वो, या इस्लामिक मिलिट्री वो नेटो के तर्ज पर काम करना शुरू कर दे। काश के उस चीज को पकड़ के और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता, तो आज जो है हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग टूल भी होता। लेकिन उसके अलावा भी देखिए, ये 57 ममालिक का इतना बड़ा ब्लॉक, जैसे कि अभी जिक्र हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के बाद, अगर ये चाहें तो ये यूरोपियन यूनियन की तरह उन ममालिक पर सैंक्शन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया है जिसने धज्जियां उड़ा दी ह्यूमन राइट कमीशन की उन रिपोर्टों की, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा है, और उसके कमिश्नर ने वो रिपोर्ट जब पेश की कश्मीर में जुल्म, ताअद्दी, जबर सितम की, तो आंसुओं के साथ और सिस्कियों के साथ वो रिपोर्ट पेश की। उसमें वो तमाम नुकात शामिल हैं जो हम टेलीविजन पे डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास नहीं है, तो हमने एक कॉन्टेक्ट ग्रुप जो है कश्मीर के बारे में बना दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट की इंडिया से कि जी आप हमें कश्मीर में दाखिले की इजाजत दें ताकि हम अपनी रिपोर्ट बनाएं, और वो भी नहीं मिली। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपने जो सवाल किया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीकाकार हो सकता है, मैं समझता हूँ ये तमाम ममालिक मिलकर बैठे, और यही मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में कोई चीज उसी वक्त सामने नहीं आ जाती, आहिस्ता आहिस्ता जब उस पर काम होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर जमील साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि अभी हमने, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े वोकल रहे हैं, चाहे वो इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, कश्मीर के इश्यूज के हवाले से हो, उन्होंने बहुत खुलकर बात की और दुनिया की तवज्जो इस जानिब दिलाई है। OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास पहले भी होते रहे हैं पाकिस्तान में, अब चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है। व्हाट डू यू थिंक कि अब जो मौजूदा सियासी सूरत
हाल, मौजूदा जो ओवरऑल इंटरनेशनल सूरत हाल है उसमें जो भारत का एक रोल है और जो मसला कश्मीर के हवाले से हम बार बार बात करते हैं, अब इस इजलास के बाद जो दुनिया का रवैया है भारत की जानिब वो किस तरह से बदला, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बदलेगा या ओवरऑल इसमें कोई इंप्रूवमेंट आएगी, दुनिया मजीद सीरियसली लेगी मसला कश्मीर के हवाले से? भारत किसी हद तक, बहुत मामूली हद तक तो अंडर प्रेशर अपने आप को समझेगा और रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि रेजोल्यूशन के अल्फाज क्या होते हैं अभी जो हो रहा है हमारे पास। और हमने कोई पहली दफा तो भी किया नहीं, हमने मेजबानी ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की जो कि आर्टिकल के 10 के तहत कॉल की जाती है, उसको हमने 70 में किया, 80 में किया, 93 में किया, 2007 में किया, अभी दिसंबर में हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन किया। तो हम इसको हम करते रहते हैं, लेकिन इस दफा इसकी अहमियत जैसे मैं बता रहा था कि ज्यादा है, लिहाजा उसी लिहाज से ज्यादा प्रेशर पड़ना चाहिए। इंडिया पर डिपेंड करता है कि अल्फाज का चुनाव क्या होता है रेजोल्यूशन पे, क्योंकि जिस अल्फाज के चुनाव के साथ रेजोल्यूशन जितना मुस्तहकम बनेगा उसी लिहाज से मेंबर कंट्रीज पर एक मॉरल प्रेशर होगा कि उस पर अमल किया जाए। अच्छा इकबाल साहब, हम एक बात जानते हैं और आपने खुद हैसियत सफीर पाकिस्तान को सर्व किया है दुनिया के मुख्तलिफ अहम ममालिक के अंदर, UAE खास तौर पे, उसके अंदर आपका बड़ा तजर्बा रहा है। हर मुल्क की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हर मुल्क के जो ताल्लुकात है दूसरे मुल्क से वो भी उसका एक अपना फैसला है, और उसके साथ साथ ये ताल्लुकात अब हम ये देखते हैं कि ये मुआशी मामलात के ऊपर ज़्यादा बेस करते हैं कि कौन मुआशी तौर पर किस मुल्क को ज़्यादा इमदाद दे सकता है, उसके साथ खड़ा हो सकता है। उसके बाद जब इस तरह के फोरम्स के अंदर हम देखते हैं तो हम कोई ऐसा लाएमल नहीं ला पाते जिससे हम अपने मसाइल ख़ास तौर पर जो कंबाइन हमारे इशूज़ हैं उनको हल कर पाएँ। तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम मुआशी तौर पर कोई ऐसी कॉपरेशन शुरू करें जैसे यूरोपियन यूनियन की आपस में मौजूद है, कुछ ऐसा एक एजेंडा तय पाए जिसमें अगर कोई दो मुस्लिम ममालिक जिनके कोई इख्तलाफात भी मौजूद हैं एक दूसरे को सपोर्ट करें और कम से कम उससे हमारी जो एक मुआशी ताकत है वो ज़्यादा बेहतर हो इस्लामी ममालिक की? ऐसा कुछ हो सकता है इसमें? जी बिल्कुल, अगर इस पे ये कोशिश जिस तरह हम पाकिस्तान इसका एक बुनियादी या इसका एक पैटर्न मेंबर है OIC का, और पाकिस्तान ने इसमें बड़ी अपनी मेहनत की है इस फोरम पर, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास टूल्स मौजूद हैं OIC में। OIC के अपने चार्टर में है इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि जिसका हेडक्वार्टर ही पाकिस्तान में है, और दूसरा ट्रेड के हवाले से मोराको में हेडक्वार्टर है। तो ट्रेड का भी जिक्र है OIC में, उस पर काम कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता है। ये तमाम ममालिक जिस तरह इस्लामोफोबिया पर एक हो गए, अगर ट्रेड के मामले में भी चंद चीजों को अगर उसको तय कर लें तो मुझे काफी उम्मीद है। हमें तो प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम उम्मा क्योंकि एक दूसरे से उलझे रहे हैं, और उसको जो असल बुनियादी उनके चार्टर में आर्टिकल 1 के सब आर्टिकल 8 में दिया हुआ है फलस्तीन के हवाले से, जो कि जब बनी थी, और फिर ये बना किस तरह OIC जब मस्जिद अक्सा पे हमला हुआ उसके बाद इसको बनाया गया, यही मकसद था। लेकिन वो मकसद बहुत सारे हल नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि मुस्लिम ममालिक हैं वो अपने बहुत सारे मामलात में उलझे हुए हैं और एक दूसरे की गर्दन जली भी करते रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मैंने माना था कि चांद सितारे होंगे, एक परचम तले सारे के सारे होंगे, लेकिन जितने मारे हैं मुसलमानों ने सारी दुनिया ने मिलकर भी न मारे होंगे। तो हम तो इस तरह उलझे हुए हैं, क्योंकि हम इस तरह उलझे हुए हैं, लिहाजा ये मामलात जो है जिस मकसद के लिए जिस तरह चार्टर बनाया गया, इतना खूबसूरत चार्टर है, इतने मुस्तहकम उनमें अल्फाज हैं कि उस पर अमल करना जरूरी है। तो अभी क्या आप ये बताइए कि ये अमल तभी होता है महसाब जब ममालिक की मजबूरी होती है, जब ममालिक के मफादात होते हैं। मुझे याद है कि एक दौरे के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान, महातिर मोहम्मद मलेशिया और तैयब उर्दगान टर्की से इकट्ठे बैठे थे। उन्होंने इस्लामोफोबिया पे बात की थी, उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड का नैरेटिव पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छे न्यूज़ या मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की थी, एक दूसरे के करीब आने की बात की थी। लेकिन वो भी इमरान खान साहब की बहुत सारी बातों की तरह बात ही रह गई, ना तो कोई ऐसा इंटरनेशनल चैनल सामने आया, ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सामने आया। अलबत्ता इस्लामोफोबिया पे पाकिस्तान को कामयाबी ज़रूर मिली। अब पाकिस्तान के पास और दीगर जो इंपॉर्टेंट ममालिक हैं इस OIC इजलास के अंदर या इत्तेहाद के अंदर क्या ऑप्शंस हैं जी? ऐसा क्या करें वैसे साहब आपके तजर्बे की रोशनी में, खासतौर पे इस समिट के अंदर इमरान खान साहब ऐसा क्या करें जिससे OIC की आवाज़ मजीद मुअस्सर हो, दुनिया सुने? देखिए, इमरान खान ने अपना रोल अदा कर दिया चंद मामलात में, और वो रोल अदा किया उन्होंने पब्लिक डिप्लोमेसी की प्लेटफॉर्म से। दुनिया अक़वाम में मामलात को तय किए जाते हैं और आगे बढ़ाया जाता है, उसके 3 तरीक़ाकार हैं, और वो है एक पब्लिक डिप्लोमेसी जो इमरान खान ने बहुत अच्छे तरीके से किया, और फोबिया का मामला उन्होंने यकीनन उठाया, इसकी पजीराई करनी चाहिए। लेकिन
क्या उसको फॉलो अप ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत किया गया या लीगल डिप्लोमेसी के तहत किया गया? जिस चीज को लीगल डिप्लोमेसी के साथ तहत किया गया वो हल हो गया, जैसे इस्लामोफोबिया। वो क्या है लीगल डिप्लोमेसी की? हमने रेजोल्यूशन मूव किया, उस रेजोल्यूशन से पहले हमने इस्लामिक ममालिक से बातचीत की कि आप हमारा साथ दें, और वो हो गया। अब वो एक लीगल मैटर और सही तरीके से तय हो गया। इसी तरीके से कश्मीर के मामले में हमें अपने लीगल डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और पब्लिक डिप्लोमेसी आप खुद ही उस पॉइंट पे आ गए। बिल्कुल इंडिया एम्बेसी, क्योंकि इन सारे मामलात में आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जो ऑन रिकॉर्ड या बज़ाहिर बातें होती हैं उससे बहुत अहम वो मुलाकातें होती हैं जो ऐसे इवेंट से पहले होती हैं, जो साइड लाइन्स की मुलाकातें होती हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं की या लीडरशिप की। आपके ख्याल में पाकिस्तान ने क्या कोई ऐसा बिल्टअप कर लिया होगा अब तक कि जो अहम ममालिक इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हैं उनसे कश्मीर के हक़ में या फ़लस्तीन के मामले पर, ख़ास तौर पर कश्मीर एंड देन फ़लस्तीन, इस पर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिससे पाकिस्तान का जो नैरेटिव है अगेंस्ट इंडिया कश्मीर के हक़ में वो ज़्यादा मजबूत हो दुनिया के सामने? क्या ऐसा हमने कुछ कर लिया होगा या नहीं किया तो हमें करना चाहिए? कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारे हक़ में आई यहाँ पे? मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा हमने पस मंजर में कुछ किया है, और साथ में यह है कि जितना मरबूत तरीके से करना चाहिए वो नहीं किया है। अच्छा, उसका आपके सवाल का दूसरा हिस्सा उसमें यह है कि मैं ये समझता हूं कि इस रेजोल्यूशन में आप देखेंगे कि कश्मीर का जिक्र आएगा, और किस हवाले से आएगा उसको लिंक किया जाएगा कि ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या कहा और इंडिया ने अभी तक उस पर अमल नहीं किया। ह्यूमन राइट के हवाले से वो बिल्कुल आएगा, जो मुझे महसूस होता है और जो जिस तरीके से पैटर्न डेवलप हो रहा है, तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जी ठीक है साहब, इन दी एंड जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे से फॉरेन ग्राउंड्स के ऊपर या सिफारती महाज के ऊपर अपने आप को कंडक्ट किया है, मैं उस पर आपकी सिफारत माहिराना राय आई शुड से वो चाहूँगा। आप उससे किस हद तक मुतमईन है? और ये सेशन जब हो जाता है, लेट्स सपोज हमारे जो एक तो हमें नतीजा पहले ये मिल गया कि हम जो एक आइसोलेशन का टैग लगता था या इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान पे आइसोलेशन का टैग लगे, वो नहीं है। इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के अंदर है और 3 महीने के अंदर ये दूसरी बार हो रहा है, इतना बड़ा समिट हम कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर हमारी कामयाबी तो है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होगी पाकिस्तान की? इस मोमेंटम को कैसे बनाया जाए? बिकॉज आई रिमेंबर कश्मीर के ऊपर बड़ा अच्छा मोमेंटम इमरान खान साहब ने बनाया था, सलामती काउंसिल से लेकर फिर पाकिस्तान में एहतजाज एंड ऑल, लेकिन वक्त के साथ वो दबता गया। उन्होंने कहा हर जुम्मे को एहतजाज करेंगे, वो एहतजाज खत्म हो गया। अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम जिसे कहता है कि मांद पड़ गई हमारी एनर्जीज टुवर्ड्स दिस कश्मीर मैटर। तो ये मोमेंटम कैसे बनाया? आई थिंक इट्स अ गुड चांस टू गेन दैट मोमेंटम अगेन, आई बिलीव। We have an integrated effort. This matter is not, none of these foreign policy matter can be resolved properly, and that integrated matter is whatever Prime Minister gives the policy or the executive give वो policy हमें देते हैं या पार्लियामेंट देता है, उसके बाद उसकी जो इंटीग्रेटेड एफर्ट जो मैं आपको बता रहा था, तमाम एम्बेसीज को ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत, पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत, और हमारे न्यूयॉर्क में जो PR हैं उन्हें लीगल डिप्लोमेसी के तहत इसको पैरेलल चलाना पड़ता है, और इस तरीके से मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में हमें कामयाबी हो सकती है। और वो कामरानी इसी सूरत में होगी कि हम सिर्फ OIC की मीटिंग के बाद फाइलें बंद करके न रख दें और अपनी तकरीरों के बाद फारिग ना हो जाएं। जिस तरह वो कहते हैं ना कि जैसे हम करते हैं अक्सर के सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं, तकरीर के बाद काम करना होता है। जबरदस्त, थैंक यू। आई वाज एक्चुअली मिसिंग योर पोएट्री बेस्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें ज्वाइन भी किया, अपना तजिया भी हमारे सामने अशार की सूरत में भी जो है वो अपना जो एक्सप्रेशन है वो हम तक पहुंचाया। एम्बेसडर रिटायर्ड डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस वक्त अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। OIC बड़ा अहम मौका है। बहरहाल ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि बहुत बड़ी तादाद में जो वज़राए ख़ारिजा हैं, मंदुबीन हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान इनको होस्ट कर रहा है। ये वक्त हमें बड़े अरसे बाद देखने को मिला है। विद दैट इसको मजीद मौसर बनाने के लिए क्या हो सकता है, हमने इस पर बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ सियासी सूरत हाल की। तो तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक 2 अहम मामलात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मुल्क में जो मुमकिन तसादुम है और जलसों को रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में वाज़ेह किया है कि वोट डालना अरकान का आईनी हक है, जत्थे लाकर किसी रुकने असम्बली को रोकने की इजाज़त हरगिज नहीं देंगे। जबकि बात करें हुकूमत ने तो मुनहरिफ अरकान के वोट की हैसियत जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भी दायर कर दिया है, जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए
4 बुनियादी सवालात उठाए गए हैं। ताहम अदालत ने रेफरेंस पर जो लार्जर बेंच है वो तश्कील दे दिया है, जो 24 मार्च को इस मामले की समाअत करेगा। जिला इंतजामिया ने मुमकिनात और तसादुम के पेश नज़र हुकूमत और अपोजिशन को जलसों की मुतबादिल जगह भी तजवीज़ कर दी और कहा है कि हुकूमत परेड ग्राउंड पार्किंग और अपोजिशन सेक्टर H9 में जलसा करे, जिसके बाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने ही मुतबादिल जगह पर जलसा करने की रजामंदी जाहिर कर दी है। उधर कौमी असम्बली का इजलास जो ताखीर से बुलाया गया है, इस पर मैं एक्चुअली में हंस बात कर रहा हूँ कि कैसी पॉलिटिक्स हो रही है ये, कि मुल्क की इकोनॉमी की हालत देखें और डियर पॉलिटिशियंस आप क्या कर रहे हैं, आप इसको देखें। खैर, ताखीर से इस इजलास को बुलाने पर ये जो स्पीकर कौमी असम्बली है मुत्तहिदा अपोजिशन के निशाने पर हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर पर आइन से इनहराफ का इल्ज़ाम लगाया है। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत आइन तोड़ने का जो आर्टिकल है, कार्रवाई का मुतालबा किया है। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और इस मामले पर जो कानून है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर मैटर। कंवर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अलग सुबह आपने हमें ज्वाइन किया और अपना वक्त दिया हमें। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि सूरत हाल पे अपना तज्जिया अगर आप हमारे सामने रखें टेक्निकल गुफ्तगू करने से पहले, कि अब ये सूरत हाल जा किस जानिब रही है। इससे पहले जो कुछ पेशगोइयाँ आपने की थी वो दुरुस्त साबित हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें अपनी राय दी है ख़ासतौर पर जलसे के हवाले से कि वो तसादुम का बायस बन सकता है, फिर मुख्तलिफ अराकीन की असम्बली जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा और वाज़ेह डिसीजन दिया है। मजीद इस पर हमारी रानुमाई फरमाएं, आप कैसे देख रहे हैं जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है? देखा जी, हुकूमत पाकिस्तान ने आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस दायर कर ली। बादी नज़र में अगर तमाम सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखें बड़े अदब और एहतराम के साथ, तो हमें यूँ नज़र आता है कि हुकूमत अपने ऐवान में यानी कौमी असम्बली में अपना एतमाद ख़त्म कर चुकी है। आप ये देखें कि हुकूमत के पास 179 मेंबर कौमी असम्बली पर ये हुकूमत करते रहे और जबकि 172 की जरूरत होती है। अब 14 से 15 जो मेंबरान कौमी असम्बली जो है तहरीक इंसाफ के, वो इनराफ कर चुके हैं। रशीद हाउस में उन्होंने बना ली रखी। अब इसके बाद ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने इन पार्टी के 14 या 15 जो है उनको शौकाज नोटिस जारी कर दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया ये 14 या 15 जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो उनसे अलहदा हो चुके हैं और उन्हें अपनी वफादारियां तब्दील कर। अब इसका फैसला तो खैर जब तहरीक अदम एतमाद की राय शुमारी होगा वहाँ होगा कानूनी तौर पर, लेकिन गैर कानूनी तौर पर देखा जाए, गैर कानूनी हम नहीं कह सके, अगर बाहर से नजर आए तो अगर 14 या 15 आपके मेंबरान कौमी असम्बली आपसे अलहदा हो चुके हैं और उन्होंने उनको आपने शौकाज नोटिस भी दे दिया है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने आप पे एतमाद छोड़ दिया। आपकी तो मेजॉरिटी नहीं रही दुनिया बैनुल अक़वामी मरवजा पार्लिमानी असूल के मुताबिक, तो वो पार्लियामेंट में एतमाद खो चुके हैं। अब दूसरी बात आपकी तरफ आइए कि मामला ये ठीक है, अभी तो जब तक राय शुमारी में हिस्सा नहीं लेते या अपना वोट कास्ट नहीं करते या फ्लोर कास्टिंग नहीं करते तो अभी तो हुकूमत तो बरकरार रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब ये रेफरेंस दाखिल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ने बहुत अच्छा तरीके से बड़ा मुस्बत अंदाज में उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने अपना ड्राफ्ट पेश किया, अपना रेफरेंस पेश किया सदर पाकिस्तान की तरफ से, बहुत अच्छा है। ठीक है, उन्होंने राय मांगी है कि आइन के आर्टिकल 63A में जो तरीक़ेकार बताया है फ्लोर क्रॉसिंग के लिए, तो उसके लिए भी हमारी आप रहनुमाई फरमाए। तो उन्होंने ये भी कह दिया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कि किसी को वोट डालने से रोका नहीं जाएगा, वो बड़े आजादाना माहौल में अपना वोट जहाँ चाहे, जिस पार्टी को चाहे, जिसमें हाँ में ना में जो भी करे वो डाले, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन साथ में राय मांगी है कि इसके बारे में क्या प्रोसीजर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके बारे में अपनी एक नाकिस राय, बड़े अदब के साथ सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो वो हम अदब के साथ ये कहेंगे जो हमारी नॉलेज है, नाकिस राय है, उसमें ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के पास बड़े महदूद इख्तियार हैं। ये आर्टिकल है, ये एक्ट नहीं है, ये रूल नहीं है, जहाँ चाहे तब्दील कर लें। आइन ने तब एक लफ्ज, जनाब मैं गुजारिश करूँ तमाम दोस्त सुन रहे हैं हमारे, एक कॉमा या फुल स्टॉप तो बहुत बड़ी बात है, एक कॉमा जो है वो भी तब्दील नहीं कर सकते जब तक मेजॉरिटी ना हो। तो एक राय देगी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, राय देगी, राय देने के बाद ये 63 को जितना आपने पढ़ा है ट्यूशन को, इसके मुताबिक आपकी क्या राय है? जो हुकूमत जो तशरीह इसकी चाह रही है
जो जितना हमें पता है उसके मुताबिक तो ये कि जब तक ये फ्लोर क्रॉसिंग हो ना जाए, जब तक वोट डल ना जाए, उस वक्त तक ये लागू हो नहीं सकता। उसके बाद भी फिर शो कॉज है, फिर उसके बाद उसकी फर्दर जो प्रोसीडिंग्स है वो है जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ द पार्टी है, वो कर सकता है एज पर माई इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं चाहता हूँ आप जरा ये बताएं कि जो तशरीह हुकूमत चाह रही है इसकी, क्या वो तशरीह हो सकती है, इसकी मिल सकती है कोर्ट की तरफ से इसकी? नहीं, उसमें ये होगा हुकूमत का ठीक है, चलो राय ले लें कि आइंदा आर्टिकल 63A जो है उसकी एक डेफिनेशन तो अपनी एक राय दे दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राय दे देंगे ताकि आइंदा फ्यूचर में आप कानून साजी करते हैं। ठीक है, लेकिन सब राय दे देंगे। जैसे कि सेनेट के इलेक्शन जो हुआ था मार्च से, अभी इसी साल 2022 में, तो उसमें ये राय दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन पाकिस्तान को कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके। लेकिन आर्टिकल 226 और 218 को मद्देनजर उन्होंने बड़ी अहम बात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी कमेटी मुकर्रर कर दी। वो बैडिंग नहीं था इलेक्शन में पाकिस्तान, उन्होंने अपनी कमेटी मुकर्रर, अच्छा रास्ता निकालते हैं, हम देखते हैं। उन्होंने बाद में इलेक्शन में पाकिस्तान ने ये कहा कि आप कानून साजी कर ले, हमें तो कोई इतराज नहीं, आर्टिकल 226 में तरमीम कर ले। वो तरमीम कर सकी। अब ये जो 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो राय देगी, एक बहुत विजडम के तहत राय देगी। उस राय पर जो है वो आदमी आइंदा कौमी असेंबली में अपना चेंज कर लें, अपना अमेंडमेंट कर लें, कानून साजी कर लें। लेकिन अब मौजूदा हालात में जो हो रहा है उसके तक बड़ा अच्छा फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि जनाब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी और लोग आजादाना तौर पर अपना वोट कास्ट करेंगे और पार्लियामेंट के सामने किसी किस्म का कोई इज्तिमा नहीं होगा। ठीक है कवत शाह साहब, दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो स्पीकर पर आइन से जो इनहराफ का इल्जाम लगाया, आपको लगता है कि ये जो इजलास ताखीर से बुलाने पर जो स्पीकर कौमी असेंबली है उनके खिलाफ कोई गद्दारी का मुकदमा बनता है, जो मुत्तहिदा अपोजिशन बार बार कह रही है? स्पीकर कौमी असेंबली पर किसी किस्म का आर्टिकल 6 नाफिज नहीं होता। देखा जी, उन्होंने स्पीकर साहब ने जो एक इजलास तलब कर लिया है 25 मार्च को, वो ठीक है, वो 2-3 दिन का फर्क पड़ गया आइन में। लेकिन आइन में ये भी गुंजाइश है कि अगर किसी नागुज़ीर हालात की वजह से उस पर टाइम के मुताबिक, फ्रेम के मुताबिक अगर कार्रवाई ना हो सकती हो, लेकिन जिसके बाद वो कार्रवाई हो जाए तो वो कानूनी और आईनी है। इस पर स्पीकर के बारे में किसी किस्म का आर्टिकल 6 लगने का जवाब ही नहीं बनता। लेकिन बहरहाल अब आगे चल के अगर स्पीकर साहब ने, जैसे इन्होंने बड़ी धमकी भी दी है, स्पीकर साहब ने उन्होंने ये कहा कि मेरी मर्जी है कि मैं इसको इजलास बुलाकर मैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसका जो है वो फ्लाई शुमारी नहीं होने दूंगा। ये जिम्मेदाराना बयान नहीं है। एक कल कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ही कह सकते हैं। मैं अगर कहूँ जो अपोजिशन थी उन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी कि उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल ने जो कोर्ट के अंदर कहा वो उस पर अमल करवाएंगे। यानी कि अपोजिशन ने कहा कि कोर्ट के अंदर तो अटॉर्नी जनरल ने तस्दीक कर दी और यकीन दहानी करा दी मुअज़्ज़ज़ अदालत को कि किसी भी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं इस पर। तो अगर ऐसा कोई अमल सामने आता है, जैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले पार्लियामेंट लॉजेस पे पुलिस आई थी, वो दो के मसला कुछ और था, लेकिन अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे MNAs को अगवा करने की कोशिश की गई है। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला होता है तो उसमें फिर कोर्ट का क्या रोल हो सकता है और अटॉर्नी जनरल फिर उनकी क्या पोजीशन होगी इस मामले में, अगर हुकूमत ऐसा कुछ करती है अपने मेंबरान को वोट करने के लिए रोकने के लिए या कोई भी वजह अगर क्रिएट करती है? कंवर साहब। अच्छा, मैंने अर्ज किया ना आपसे, ये सबसे बड़ी अहम बात जिसे आपने सवाल किया है जी, उसमें ये कि स्पीकर कौमी असेंबली को चाहिए कि वो जनाब अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए 25 मार्च को, ठीक है अब हो रहा है, सेशन हो रहा है, इसके बाद वो एक दिन मुलतवी हो जाएगा और फिर 28 मार्च से बाकायदा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और हमारी जो थोड़ा तजिया है या आईनी और कानूनी तौर पर आप देखते हैं 31 मार्च को जो है ये राय शुमारी, यानी आपका जो है तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी। उस पर लोगों की राय अपने मेंबरान कौमी असेंबली से राय ले ली जाएगी, यस नो की कैटेगरी में चले जाएंगे। फैसला 31 मार्च को हो जाएगा। लेकिन अब स्पीकर साहब को बड़े इंतहाई जिम्मेदाराना अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। उनको ये धमकी नहीं देनी चाहिए कि मैं चाहूँ तो इजलास बुला लूँ, चाहूँ तो मैं मंसूर कर लूँ, इनके पास इख्तियार नहीं है। अगर उन्होंने इस तरह से अपना रवैया इख्तियार किया, इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, तो फिर आर्टिकल 6 लग जाएगा। इसमें तो बिल्कुल आईन और कानून कहता है। अभी जिस तरह अंदाज से 25 मार्च को इजलास तलब किया, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, ये आईनी काम है और आइन के दायरा में रहते हुए 25 मार्च का इजलास तलब कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है फैसला वो 24 या 25 मार्च को आ जाएगा, वो भी अपनी गाइडलाइन दे देंगे, राय दे देंगे, ओपिनियन दे देंगे। उसकी रोशनी में भी हमारी जो दोनों पार्टियां जो है अपोजिशन की हुकूमत की, उस पर रात में बैठ कर तय कर लेंगे ठीक है, सुप्रीम कोर्ट राय दी है, उसके मुताबिक चलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कौन साहब, वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। हम बात करते हैं आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से। हुकूमत के पास दो मुमकिन हथियार थे, एक अवाम के अंदर जाना, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो गए। सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर अपनी राय देनी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अवाम के अंदर जो जाने का था, डी चौक के अंदर इंगेज करने का, 10 लाख लोगों से पार्लियामेंटेरियंस को गुजारने का, ये तो नहीं होगा। आगे क्या होगा आपको बताते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कई लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी को, जिनको मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। उनकी तख्लीक करदा धुनें आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलती हैं। 1924 में मुंबई में आंख खोलने वाले निसार बज़मी ने फ़नी करियर का आगाज़ सिर्फ 22 साल की उम्र में किया। सैयद निसार अहमद बज़मी ने 1939 में ऑल इंडिया रेडियो से बतौर आर्टिस्ट अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और पहली बार 1946 में भारतीय फिल्म जमुना पार के लिए म्यूज़िक कंपोज किया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से आपको अपने बताना है। एक तो टॉप ऑफ द आवर आपको वेलकम करते हैं दोबारा से। और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने कल कुछ तारीख बदली है बहुत दिनों के बाद और वर्ल्ड कप में पहली फतह का मजा चख लिया है। हम अगर विमेन टीम की बात करें तो जी 8 विकेटों से वेस्ट इंडियन टीम को उन्होंने शिकस्त दी। न्यूजीलैंड में जारी है मेगा इवेंट, आपको पता है, जिसमें कौमी टीम मुसलसल 4 शिकस्त अपने नाम की। उन्होंने पहले चारों मैच हम हार गए। हैमिल्टन में पाकिस्तान विमेन टीम ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज को बैटिंग की पहले दावत दी। बॉलर्स ने मद्दे मुकाबले टीम को 89 रन तक महदूद किया और उनकी 7 विकेटें गिरा दी। और निदा डार ने कल कमाल किया। निदा डार ने कमाल कर दिया। 4 ओवर्स में सिर्फ 10 रन देकर 4 विकेटें ली और उसके अलावा सबसे ज्यादा 27 रन भी बनाए। ओपनर ने जवाब में पाकिस्तानी विमेन ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया, जबकि मुनीबा अली ने 37, सिद्रा अमीन ने 8 रन बनाए। जो कैप्टन है बिस्मा मारूफ और उनकी साथ जो बात करें उमैमा सुहेल 22 रन पर नॉट आउट रही। तो ओवरऑल कल पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा अच्छा दिन था। सिद्रा इससे पहले 100 भी स्कोर कर चुकी है इसके अंदर। सो चलें, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम हमने जीत का मजा तो चखा। और ये कोई हल्की टीम नहीं थी, वेस्ट इंडियन टीम अच्छी टीम है, टीम थी। काफी फिट प्लेयर्स हैं उनके भी। और आपको पता है कि बहुत पुराना क्रिकेटिंग कल्चर है उनके, तो झंडे के अंदर क्रिकेट का निशान मौजूद है। सो एक अच्छी फतह है। वी होप कि आगे भी कुछ अच्छी खबरें आए पाकिस्तान विमेन टीम के हवाले से भी। हमारे प्रोग्राम में अच्छी खबरें क्या हैं आपको दिखाते हैं एक्सप्रेसो हेडलाइंस। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफेरा फैज बताएंगी पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप के बारे में। और सेगमेंट उम्मीद पाकिस्तान में वकार अहमद मलिक करवाएंगे मुलाकात आला तालीम के लिए तंदूर पर काम करने वाले नौजवान से। जी जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में, जिसके उफेरा फैज लेकर गई हैं हमें पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल पोलो ओपन पोलो चैंपियनशिप में, और वहां पर उन्होंने क्या देखा इस चैंपियनशिप के हवाले से देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुना पोलो फील्ड्स में, जहां पर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप खेला जा रहा है। जैसे कि मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि फाइनल मैच जो है वो इस टाइम जारी है। दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं ट्रॉफी हासिल करने के लिए। तो आज आपको दिखाएंगे ये जबरदस्त सा मैच, और इसके अलावा पोलो के शायकीन से और जीतने वाले टीम से हम बात भी करेंगे। सर, सर आपका नाम? मेरा नाम आरिफ मसूद। सर मुझे ये बताएं आज का मैच कैसा लग रहा है आपको? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कॉम्पिटिटिव, बोथ टीम्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, बड़े कंपटीशन के साथ। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन विन करेगा? आई थिंक न्यू एज काफी अच्छी टीम है। मेरे ख्याल में तो न्यू एज का थोड़ा पलड़ा भारी है। ठीक है जी, तो देखते हैं कि आज कौन जीतेगा। आपकी प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं होती, लेकिन मुझे ये बताएं यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है? वेरी नाइस, दिस इज अ न्यू सेटअप, और अभी लोग काफी देखें जोक दर जोक आ रहे हैं, तो इट हैज बीन ट्रेमेंडस, अ ग्रेट सक्सेस यहाँ पे जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस जफर। मिसेस जफर, मुझे ये बताएं मैच कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग और काफी टफ लग रहा है। तो आप
आप मेरा पाकिस्तान देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से बात करें, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। के अंदर शामिल होते थे, उस वक्त तो ज़मीर की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी इमरान नियाज़ी साहब को। अब अचानक क्या ऐसा हो गया कि वही ज़मीर की आवाज़ जो है इमरान नियाज़ी साहब की रात की नींदें हराम हो गई हैं। और देखें, इमरान नियाज़ी साहब, आपको मुतनब्बे करना चाहता हूँ, अब आप लोगों के घरों में घुस गए। कभी कहते हैं कि लोगों की शादियां नहीं हो सकती, बच्चों की, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये कोई बदमाशी है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? और भैया आईनी हक है हर मेंबर का कि वो जाकर कौमी असेंबली में वोट करे। आपको तकलीफ किस बात की है? आपके पल्ले करतूत क्या है? 4 सालों में आपने भूख बेरोजगारी के अलावा इस मुल्क को क्या दिया है? तमाशा करते हैं आप, जलसों में जाकर अपना धक्काशाही करते हैं, तड़ियां लगाते हैं कौम के इलेक्टेड मेंबरान को और मैं ना मानू की गर्दान करते हैं। इमरान नियाज़ी साहब, मैंने आपको बहुत पहले मशवरा दिया था कि अपनी अना के बुत को तोड़ दें, बनी गाला की पहाड़ी से नीचे उतर कर आवाम के दुखों को महसूस करें। आवाम क्या कहती है मुल्क के तूलो अर्ज में जाकर सुने। जलसों के अंदर लोगों को तड़ियां लगाने से बात नहीं बनती। जाएं जरा गली मोहल्लों में, लाहौर के, मुल्तान के, सवात के, कोयटा के, और पूछें कि लोग आपके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। तो आज जो भी सूरत हाल बनी है, वो इलेक्टेड लोग, सियासी जमातें, सियासी लीडर आवाम की तरफ देखते हैं। उन्होंने आवाम के पास जाना है, आपने तो जाकर बनी गाला में बैठ जाना है। तो इसलिए ज़मीर की आवाज भी छोड़ दें, कौम की आवाज सुने। कौम ने आपको 4 साल दिए, क्या 50 लाख घरों में से एक घर बना? क्या 1 करोड़ नौकरियों में से भी आपने 50,000 नौकरियां दी? नहीं दी। नया पाकिस्तान का नारा लगाने वाले, क्या आपने इस्लाहात करनी थी, इंतखाबी इस्लाहात करनी थी? खुद आप इलेक्शन कमीशन के कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं, आपको नोटिस मसूल होते हैं और ढिठाई से आप अपना जो है वो जमे रहते हैं और बार बार वही काम करते हैं। क्या आपने अभी फॉरेन फंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी है, क्या उसका जवाब देना मुनासिब समझा? रोज इल्तवा की दरखास्त डाल देते हैं। क्या कौम ने छोटा सा सवाल किया? आप तो नवाज शरीफ से एवन फील्ड का सवाल करते हैं, आप शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल करते हैं, सबूत आपके पल्ले कुछ नहीं है। क्या आपने अभी तक तोशा खाने का हिसाब दिया कि क्या क्या आपने ईंटा, क्या क्या आपने अपनी जेब में डाला? फिर आप कौन से सादिक अमीन होने का दावा करते हैं? ये कौन सी रियासत मदीना है जहां पर गरीबों की झोंपड़ियां गिरा देते हैं आप दिन दिहाड़े, और अपने बनी गाला के महल को आप नाजायज तजावजात को आप अपना जो है वो एक जुम्बिश कलम के साथ रेगुलराइज करवा देते हैं। इमरान नियाज़ी, आप बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं और मैं एक सियासी वर्कर हूं। मैं कौम को बताना चाहता हूं कि इसमें सियासी जमातों का रोल, पाकिस्तानी अवाम का रोल तो होगा, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब आप कहते थे ना कि मैं इसको अंदर कर दूंगा, मैं फलां को अंदर कर दूंगा, मैं इसको घसीटूंगा, तो अल्लाह देख रहा था कि आप तकब्बुर के नशे में क्या क्या बड़े बड़े बोल बोलते थे। इमरान नियाज़ी, अगर मैं मुखलिसाना मशवरा दूं तो आप आज सियासी पकड़ में बाद में हैं, पहले आप अल्लाह की पकड़ में हैं। अल्लाह से डरें, इस मुल्क पर रहम करें। इस मुल्क ने 4 साल आपकी बदतमीजी को, आपके झूठों को, आपके झांसों को बर्दाश्त किया। अब कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद भारी वोटों से कामयाब होगी और जब लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो आपको पता लगेगा
कि जलसा क्या होता है इंशाअल्लाह। बारी 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 ये जो है वो तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए, सुधारती तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए जो है अमेंडमेंट की उसमें करने के लिए हुकूमत जो है वो पल तोड़ रही है। अदालतें में मामला गया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये लीजिएगा कि खारजा पॉलिसी की तारीफ की बकायदुल खान ने, क्या इंडिया की खारजा पॉलिसी वाकई बेहतर? देखें, कल अदालत आलिया में, सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी वाज़ेह बात हुई कि हर मेंबर को वोट डालने का हक है। और मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि अवान सदर जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। सदर साहब ने कौम को बड़ा मायूस किया है। वो पाकिस्तान के सदर कम और इमरान खान के यस मैन ज़्यादा लगते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मुनासिब रवैया नहीं है। बुनियादी तौर पर वो शरीफ आदमी है, लेकिन उन्होंने कौम को मायूस किया है। दूसरी बात यह है कि जब मैं ये बार बार कहता हूं, मैं एक पाकिस्तानी के नाते कहता हूं कि इमरान नियाजी का ऊपर के खाने का मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पहले तो ऑपोजिशन को ललकारता था, पहले वो अपने सियासी हरीफों को ललकारता था, अब उसने दुनिया के मुल्कों को ललकारना शुरू कर दिया है। इसकी बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान को अदा कर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शाहबाज मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। फिर वक्त दोबारा चलते हैं उफैरा फैज की जानिब और देखते हैं मेरा पाकिस्तान। ठीक है, तो मुझे ये बताएं क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? आई होप डायमंड। पता नहीं, अभी कोई पता नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मुझे ये बताएं कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? जी दैट्स राइट, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है पोलो मैच का। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी इवनिंग है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, इट्स गुड। और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज? रियली मैं दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ। रियली मैं दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैच एंजॉय कर रहा हूँ। मैं किसी तरफ नहीं हूँ, लेकिन मैं मैच देखने आया हूँ, मैच को एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस पोलो के मैच का? पोलो माशाल्लाह बड़ा एक्साइटिंग मैच है जी, बड़ा थ्रिलिंग मैच है। हम तो ऑलमोस्ट हर वीक पे यहीं पे आते हैं, संडे को आते हैं, क्योंकि संडे को पूरा ये हफ्ता मैच चलते हैं और संडे को ये फाइनल होता है। तो हम ऑलमोस्ट कोशिश यही होती है, इतना खूबसूरत माहौल है, इतने बड़े ग्राउंड, ये फिर हर्सेज आपको बाकी जगहों पे कम ही मिलती है ऐसी, जितना ये थ्रिलिंग गेम है। तो हम तो बहुत एंजॉय करते हैं इसको देख के। आप पूरी फैमिली के साथ आते हैं? मोस्टली फैमिली के साथ आता हूँ, और कभी कभी फिर जब फैमिली मेरा साथ नहीं देती, लेकिन मैं खुद दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ में आ जाता हूँ। आप एंजॉय करिए या नहीं करिए? हाँ जी, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो आपका क्या ख्याल है कि इस तरह के मैचेस और होने चाहिए? ये होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। मोस्टली लोगों की ये कोशिश होती है कि लाजमी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ऐसा थ्रिलिंग मैच इतने बड़े लेविश ग्रीन ग्राउंड में ये कम ही देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गेम हुई है और बहुत मैं समझता हूँ टफ, बिल्कुल बहुत टफ कॉम्बिनेशन था और कंपटीशन था और ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस तरह के मैचेस और होने चाहिए पाकिस्तान? बिल्कुल होने चाहिए। देखिए कितने लोग आए हुए हैं, रिफ्रेशमेंट है, सब एंजॉय कर रहे हैं। मैच को मैंने भी एंजॉय किया, हालांकि मैं पोलो बहुत कम ही जाता हूँ मैचेस पे, लेकिन आज तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, ज़बरदस्त मज़ा आया। मौसम भी बड़ा अच्छा है और माशाल्लाह हर एज के बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आए हुए हैं। एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये बताएं कि आज पोलो का फाइनल मैच हुआ, आपने कितना एंजॉय किया? मेरे ख्याल में ये हर लिहाज से एक बड़ा अच्छा मुकाबले वाला, बड़ा क्वालिटी वाला मैच था और मुझ समेत सब लोगों ने इसको एंजॉय भी किया और ये तारीफ़ भी की कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तमाम खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और हमारे अवाम अच्छे खेलों को पसंद करते हैं। सर यहाँ का आज जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान की असल हकीकत जो है वो एक बहुत एतदाल पसंद और ऐसे लोग जो दुनिया में शिरकत करना चाहते हैं, और ये जो यहाँ की आज की हालात हैं वो असल पाकिस्तान की जो है अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कि माशरा मुस्बत तरीके से आगे बढ़े और माशरे में रंग हो, फूल हो। तो ये आज का माहौल पाकिस्तान की सही तौर पर अक्कासी करता है। थैंक
यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या स्ट्रेटेजी थी आज के फाइनल मैच के लिए आप लोगों की? एक्चुअली 4 प्लेयर्स होते हैं बहुत टीम में, तो इट्स अ मैन टू मैन गेम, सो एवरीबडी हैज टू मार्क हिज काउंटर पार्ट। तो उसके हवाले से ही खेल रहे थे। एंड इट वाज अ ग्रेट मैच। हम 5 चक्कर में वो 10 ऑल एंड फिर 6 चक्कर में सडन डेथ में हमें चांस मिला, वी मिस्ड, उन्हें मिला, दे डिडंट मिस एंड दे विन। सो दैट्स अल्लाह's will and it was a great game to play। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपनी गेम को मजीद बेहतर करने के लिए कितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है? आई थिंक यू नीड टू राइड मोर बिकॉज इसमें घोड़ों की टांगों पे आप होते हैं, तो इट्स लाइक हॉकी ऑन अ हॉर्स। तो जितनी अच्छी आपकी राइडिंग होगी उतनी आपके, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस विद द स्टेक्स एंड ऑल द शॉट्स टू इंप्रूव ऑफ कोर्स लाइक इन एनी गेम। अच्छा जो दूसरी टीम थी जो जीती है उनके बारे में क्या कहेंगे, उनकी स्ट्रेटजी में और आपकी स्ट्रेटजी में? आई थिंक वी प्लेड वेल बिकॉज आप देखें ना कि वी वर 10 ऑल इन 5 चक्कर जो होते हैं, और 6ठे चक्कर में सडन डेथ में, सो आई थिंक वी प्लेड इक्वली वेल एंड जिसकी किस्मत थी, जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो गी, वेयर आर यू फ्रॉम? Hi, how are you? I'm from Argentina. What's your opinion about the match? The match was really tough, really close from the beginning to the end. So it was a fight. They had a little bit of luck in the last chakra and they scored a goal. But I think it was a really fun game to watch. What was your strategy? Well, no, I think it worked quite well. Maybe we started a little slower at the first chakra, but then worked quite well. I think we had quite a good game. And they played amazing. They have amazing horses, so it was a really even game. I think it was for anyone. No? Pakistan, this is my 3rd time here. It's great. They're really nice people. They're really welcoming, and I had a really good time this time. And the last couple of times, every time I come, I really enjoy it. So it's nice to be here. Okay, let's repeat after me. Lahore है। Lahore। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ विनिंग टीम से अरमान आजम मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी थी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं मैच कैसा रहा? बहुत टाइट जी, एज यू सॉ द गेम नेक टू नेक था, बड़ा टाइट था। ऐसी गेम्स कम ही देखने को मिलती हैं, और एनीवनस लक, आई गेस लक फेवर्ड अस एंड वी वन इन द एंड। मुझे ये बताएं स्ट्रेटेजी क्या थी आप लोगों की? स्ट्रेटेजी देखिए, सारे प्रोफेशनल्स हैं, अर्जेंटीना से आए हुए थे और मेरी टीम के लिए खेल रहे थे। तो बस लास्ट डे पे तो वी डोंट चेंज स्ट्रेटेजी, बस यही होता है नर्व्स अपनी काम रखें और जस्ट उनको पंप करें, गुड स्पीच एंड जस्ट गिव इट योर बेस्ट। ये स्ट्रेटजी थी। और बाकी वी सॉ द गेम्स लास्ट नाइट, किस तरह वो खेलते हैं, किस तरह अटैक करते हैं, उनके अटैकर, डिफेंस, और कैसे एंड जस्ट लक फेवर्ड अस। लास्ट आपने देखा था, दे वर अबाउट टू स्कोर एंड देन वी वर अबाउट टू स्कोर, और बड़ा टाइट गेम थी। ऑल इन ऑल गुड गेम। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hello, how are you? Good, thank you. What's your name and where are you from? I'm from Argentina. My name is Gonzalo del Tour, and we came here to enjoy this lovely game. Tell me your thoughts about Pakistan and its people. No, people here is amazing. People here really friendly. I mean, they treat us like really, really good. So we enjoyed it. Me personally enjoyed it a lot. पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेजर बाबर, जिनसे हम जानेंगे इस चैंपियनशिप और पोलो के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। सर मुझे ये बताएं, ये जो चैंपियनशिप हुई है नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये करवाई गई थी, तो मुझे बताएं इसमें कितने टीम्स ने शिरकत की थी? इसमें जी टोटल 9 टीमें थी। ठीक है। और इसको नेशनल ओपन इसलिए ओपन इसके साथ नाम इसलिए लगाया जाता है कि इसमें सारी टीमें जो हैं इक्वल हैंडीकैप की होती हैं। ठीक है। तो ये 14 गोल इसका मैक्सिमम अपर लिमिट है, और इसमें 2 फॉरेन प्रोफेशनल खेल सकते हैं जिनका सम अप 11 हैंडीकैप से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और बाकी जो है हमारे लोकल प्लेयर्स होते हैं उसके अंदर। सो बेसिकली उसकी बारिंग 11 की इसलिए लगाई गई है ताकि आपके जो अपने लोकल प्रोफेशनल्स हैं वो फिट इन हों और टीमें बने। बहुत से लोग हैं जो पोलो को एंजॉय तो करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन उनको पोलो की हिस्ट्री नहीं पता। पोलो की हिस्ट्री ये है कि जी ये सबसे पहले ये अगर जो आपने चित्राल वगैरह में पोलो देखी है, चंदूर में, ये उसकी क्रूड फॉर्म है थी जो अंग्रेज यहाँ से वापस लेके गया, और उसको फिर उसने सेफ्टी की चीज़ें ला के उसके रूल्स रेगुलेशन बनाए, और वो आज की पोलो, उसको चौहान कहते हैं, इसको पोलो कहते हैं। सर ये घोड़ों की ट्रेनिंग किस तरह से होती है और कितने अरसे में मुकम्मल होती है? इसको ट्रेन करना शुरू किया जाता है जी 4 ईयर्स से के बाद। अच्छा। ठीक है जी। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी लैटरल मूवमेंट होती है, राइट लेफ्ट, दूसरा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, और तीसरी चीज़ है उसकी ब्रेक्स। अगर लोग पोलो सीखना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है उसका, कहाँ पे सीख सकते हैं? प्रोसीजर ये है जी, पोलो सीखनी है
तो सबसे पहले आपको राइडिंग सीखनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छा राइडर बनना पड़ेगा। और हमारा एक बहुत अच्छा राइडिंग स्कूल हम यहाँ पे रन कर रहे हैं फेज 8 के अंदर, जिसके अंदर हम क्लासेस रन करते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आए राइडिंग करें। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी मेरी उम्र ज़्यादा होगी। देयर इज, इफ यू कैन रन, यू कैन वॉक, यू कैन राइड। सर एंड में मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आजकल पेरेंट्स जो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पे तवज्जो नहीं देते, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि जी आप अपने बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटी में डालें, और उस एक्टिविटी के लिए अब जिस तरह मेरे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स में से एक बंदे ने लाजमी आना है जब बच्चा राइडिंग कर। अच्छा, ठीक है जी। और हमारे पक्के स्लॉट टाइमिंग्स होते हैं जिसके अंदर हर बच्चा आके राइडिंग, ये नहीं है कि उसको इंतजार करना पड़ता है, वो अपने स्लॉट में आता है, आके राइडिंग करता है। क्योंकि बच्चों की आई अंडरस्टैंड ट्यूशंस होती हैं और पेरेंट्स की कमिटमेंट होती है, तो उस स्लॉट के अंदर आएँ और आके राइडिंग करें और जाएं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान, जिसमें हमने आपको दिखाया नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप का फाइनल मैच। मुझे बहुत मजा आया। यहाँ पर आए लोगों से आप लोगों ने सुना कि उन्होंने कितना एंजॉय किया, और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये जबरदस्त सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। अगर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं और फैसला कर लेते हैं कि मैंने हासिल करना है, तो यकीनी तौर पे आप उसे हासिल कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन इज़ द की। ऐसी एक स्टोरी हमारे पास आज उम्मीद पाकिस्तान में है। हम आज आपकी मुलाकात जैन से करवा रहे हैं, जो तंदूर पे काम करते हैं लेकिन अपनी तालीम, आला तालीम जारी रखे हुए हैं। वकार अहमद मलिक उम्मीद पाकिस्तान में ही मुलाकात करवा रहे हैं, आपको दिखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान। जब रात के वक्त आप आसमान को देखते हैं, आसमान का थाल देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे सितारे आपको चमकते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ सितारे ज़्यादा चमक रहे होते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे सितारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सितारे ज़्यादा चमकदार हैं। उनमें से एक सितारा जैन है, जो यहाँ पर तंदूर पर काम करता है, और उसके साथ वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मेडिकल इमेजिंग की तालीम हासिल कर रहा है। तो मिलते हैं जैन के साथ। अस्सलामुअलैकुम जैन। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हाँ, ये है जैन। और जैन, आप कहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आप क्या पढ़ रहे हैं? बैचलर मेडिकल इमेजिंग। बैचलर मेडिकल इमेजिंग। अच्छा, ये बताएं कि ये शुरू से आप तंदूर में कब से काम कर रहे हैं? ये मुझे जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया। अच्छा, यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट किया तो तब तंदूर पे काम स्टार्ट किया। फीस किस हद तक निकल आती है आपके अपने काम करने से? मेरे अपने काम करने से 30-40%। हाँ जी, 30-40% आपका इससे निकल आती है, और बाकी वाले सब सपोर्ट करते हैं। तो कैसा लगता है ये काम करते हुए, साथ तालीम हासिल करते हुए? मतलब अगर मैं मुझसे पूछे तो ये बहुत फ़ख्र वाली बात है। और आपको ये फ़ख्र का एहसास होता है कि मैं कम से कम 30-40% फीस जो है वो अपनी मेहनत से निकालता हूँ? जी, मुझे खुशी होती है कि मैं अपने वालिद साहब का हाथ बढ़ाता हूँ, अपनी तालीम हासिल कर दूँ, उन पर ज़्यादा बोझ नहीं बनता। जैन, आगे क्या इरादे हैं? आगे अपने क्या करना चाह रहे हैं? आगे ये है कि मैं डिग्री कंप्लीट होने के बाद एक अच्छी जॉब पे जाऊँ, अच्छे इदारे में जाऊँ, जहाँ मैं अपने वालिदैन को सपोर्ट कर सकूँ फाइनेंशियली। तो अभी तालीम आपकी कितनी रह गई है, ये जो बैचलर डिग्री? अभी तो 3rd सेमेस्टर है, तो ये टोटल 10th सेमेस्टर है, अभी काफ़ी बस। अच्छा, ये बताएं कि साइंस के साथ आपकी ख़ास मोहब्बत है? जी हाँ, पहले से शुरू से? हाँ जी, मेरी वालिदा कहती है मैं डॉक्टर बनूँ, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका। तो ठीक है, तकरीबन वही प्रोफेशन। हाँ जी, वही प्रोफेशन। तो आपकी साइंस के साथ क्या, मतलब साइंस में क्या अच्छा लगता है? साइंस के सब्जेक्ट्स में? साइंस सब्जेक्ट में मुझे सभी अच्छे लगते हैं, खासकर आपको बायोलॉजी रिलेटेड ज़्यादा अच्छा? बायोलॉजी रिलेटेड, लाइफ साइंस, बायोलॉजी रिलेटेड। हाँ जी। तो ये बताइए कि आपने कितना टाइम जो है वो तंदूर पे काम करते हैं, और फिर कितना टाइम यूनिवर्सिटी को देते हैं? यूनिवर्सिटी को तो आप पूरा टाइम देते होंगे ना? हाँ जी, यूनिवर्सिटी को पूरा टाइम देता हूँ। यूनिवर्सिटी से आने के बाद 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे? हाँ जी। आप डेली तंदूर पे काम करते हैं? हाँ जी। ठीक।
और इसमें अभी तो आप एनर्जी है, जवान है, वो थकावट तो नहीं होती है? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं आती। अभी तो फिलहाल तो एनर्जी है। हाँ फिलहाल एनर्जी। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं पाकिस्तान में जो इस तरह के काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़े हमारे रोशन सितारे हैं। आप जनरली क्या बताएंगे कि तालीम पे किसी सूरत में हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और चाहे आपको साथ काम करना पड़े, एक यूथ होती है, एनर्जी होती है, आप जवानी होती है, तो आप कर सकते हैं। तो आप कोई पैगाम देना चाहें इस तरह के जो पाकिस्तानी नस्ल है, नौजवान नस्ल है? हाँ मेरा यही पैगाम है कि हम हर कुछ अचीव कर सकते हैं, अपने बलबूते पर भी कर सकते हैं। तो साथ साथ मेहनत भी करनी चाहिए। इस तरह इंसान को मतलब अगर अपनी जो होती है जिम्मेदारियाँ उनको पहले से ही पता चल जाता है कि साथ साथ सीखते रहते हैं, तो मेहनत करनी चाहिए और घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। जहन में आपको बताऊँ कि जब आपको डिग्री मिल जाएगी और आप उस प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेंगे, आपको पैसा भी आ जाएगा, यकीन कीजिए कि आपको जब भी याद आएगी इस दौर की, तो आपको बड़ी खुशगवार याद होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बड़ी एक नॉस्टैल्जिया हुआ करेगा। और ये वक्त जो है ये तो गुजर जाएगा, लेकिन ये वक्त जो है ये आपको हमेशा आपकी हसीन याद के तौर पर, खूबसूरत याद के तौर पर रहेगा। आपकी जो स्ट्रगल है और ये ज़बरदस्त तरीके से आप याद करेंगे। आपके अब्बू जो है वो खुश हैं? हाँ जी वो खुश है। और टीचर्स भी खुश हैं? हाँ टीचर्स यूनिवर्सिटी में आपका एक अच्छा है हाँ जी हाँ पढ़ाई के हवाले से। चलें जैन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और आपके 7 सेमेस्टर रह गए हैं। हाँ, उसके बाद मैं जैन को एक बहुत ही कामयाब इंसान के तौर पे, कामयाब फर्द के तौर पे, कामयाब शहरी के तौर पर, कामयाब पाकिस्तानी के तौर पर देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये था उम्मीद है पाकिस्तान। बैक टू एक्सप्रेसो। बिल्कुल, और क्रिकेट की बात हम कर लेते हैं। क्रिकेट ऐसा है कि जब तक क्रिकेट हो रही होती है लगता है कुछ ना कुछ जिंदगी बाकी है, हैपनिंग है। यस, और चाहे ये टेस्ट क्रिकेट ही क्यों ना हो। खैर, कल अच्छा टेस्ट मैच हुआ, 5 विकेटें गिर गई। थोड़ा सा डिटेल्स हम अगर जाएं तो तीसरा और आखिरी टेस्ट बिल्कुल हमारे पड़ोस में कज़ाफी स्टेडियम में जारी है, ऑस्ट्रेलिया। कहते पड़ोस में, आप इस पड़ोस के आपको पता है कि मैं इतना, हाँ ख्वारी तो अपनी जगह, लेकिन मैं इतना एंजॉय करूं कि कल मैं कज़ाफी की लाइट्स देख रहा था दिन में गुजरते, और मैं कह रहा था कि इनके नीचे इस वक्त गेम हो रहा है, तो आई वाज फीलिंग गुड, यू नो, दिस इज क्रिकेटिंग स्पिरिट। खैर, पहले दिन के इख्तिताम पर जनाब ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 232 रन बनाए थे। उस्मान ख्वाजा, इस वक्त ये मैच जारी है बाय द वे, एक बार फिर उस्मान ख्वाजा शानदार बैटिंग की, 91 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा जो कैमरून ग्रीन है 20, जबकि एलेक्स कारे क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह ने 2-2 विकेट्स हासिल की। शाहीन का पहला स्पेल बहुत ज़बरदस्त रहा और नसीम की भी लोगों ने बहुत तारीफ की, द वे ही यू नो टुक द विकेट, उसमें बहुत ज़्यादा उनको लोगों ने अप्रिशिएट किया, खासतौर पर जो LBW था बहुत कमाल था। 2009 के बाद पहला टेस्ट हो रहा है जी, इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, और इसी पे हमने बात करनी है कि अब टेस्ट किस जाने जी। सलीम खालिक साहब बहुत शुक्रिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग स्टेडियम भी गए मैच देखने के लिए? नहीं जो खलील साहब, बस अब नौकरी कर रहे हैं, इतनी सुबह मैच देखने नहीं जा सकते। आप कैसे हैं, आप ये बताएं, मैच देख रहे हैं, किस तरह की आपको मैच के हवाले से जो के लिए फीलिंग आ रही है? जिस तरह का कल का गेम बहुत अच्छा रहा, कल के दिन जो हमने खेली वो बहुत बेहतरीन थी, अभी मैच जारी है, इस हवाले से क्या कॉमेंट होगा आपका? देखिए, कल का वाकई बहुत अच्छा दिन रहा हमारे लिए, लेकिन कल हमें ऑल आउट कर लेना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से जो फील्डिंग वो इतनी खराब रही जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को हमने वापस आने का मैच में मौका दिया। उसके बाद आज एक चांस लग रहा था कि जल्दी जल्दी कुछ विकेट ले लेंगे, लेकिन जब मैं अभी देख रहा हूँ तो 65 तक तो स्कोर पहुंच चुका है ना, तो अब जल्दी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 350 से ज्यादा रन बना लिए तो पाकिस्तान के लिए मसला पड़ जाएगा। और जैसे आपने कहा कि शाहीन आफरीदी का जो इब्तदाई स्पेल था वाकई बड़ा जबरदस्त था, 8 रन पे 2 विकेटें गिर गई थी। नसीम शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फील्डर्स ने साथ नहीं दिया। अगर आप हाईलाइट्स देखें दोबारा तो आपको पता चलेगा काफी कैचेस ड्रॉप हुए। बाबर ने नो डाउट अच्छा कैच लिया भी, लेकिन बाकी जो बॉटम बोर्ड भी थे स्लिप में बाबर ने खुद भी कैच ड्रॉप किया। रन्स बनने की जो पेस है सीन कज़ाफी लाहौर, ठीक है, ये ठीक तादाद है रनों की जो अब तक बने हैं, और विकेट्स भी जो गिरी हैं, हमें तो ऑल आउट कर लेना चाहिए था। क्या इसमें विकेट का रोल था, क्या ऑल आउट नहीं हो पाया, या जैसा कि आपने कहा कि फील्डिंग विद दैट बॉलिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रही? यानी कि मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ग्राउंड सिचुएशन के साथ या ग्राउंड कंडीशंस के साथ, वो ठीक है? सबसे पहली बात जो आप कह रहे हैं कि रन्स बनने की रफ्तार, तो ऑस्ट्रेलिया की जो अमूमन एक रफ्तार होती है रन्स बनाने की, उस हिसाब से तो वो नहीं जा रहे। लेकिन
टाइम जाहिर बहुत है, अभी तो मैच शुरू हुआ दूसरा दिन ही, तो वो अपने हिसाब से खेल रहे हैं। और रही बात ऑल आउट करने की, तो मैं इसमें काफी हद तक श्योर हूँ कि अगर पाकिस्तान इतने ज्यादा मौके नहीं देता तो कल अच्छा मौका था ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने का। क्योंकि आप देखें कि अगर कोई बैट्समैन अच्छा खेल रहा हो और उसको चांस मिले तो फिर तो वो आउट ही नहीं होता। उस्मान ख्वाजा को तो पता नहीं क्या हो गया। उनको ये याद रखना चाहिए कि वो पाकिस्तान की पैदाइश है, वो अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए छोड़ ही नहीं रहे टीम को, पाकिस्तान की रन पे रन बनाए जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, पिच के हवाले से सलीम खालिक साहब, स्लो पिच पर पाकिस्तानी पेसर्स जैसे हमने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, नसीम शाह की बात की, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब पिच को आप पेसर्स की कामयाबी में कितना इंपॉर्टेंट रोल देख रहे हैं? ऑब्वियसली जो इस तरह की कल हमने दोनों की जानिब से परफॉर्मेंस देखी है। पिच का तो देखिए, तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही, पिच से बॉलर्स को मदद मिल रही है। खास तौर पे जो बाउंस के हवाले से कुछ बॉल्स काफी नीचे रह रही हैं और रिवर्स स्विंग भी हो रही है। तो मुझे थोड़ा सा खतरा है कि हमारे जो टॉप ऑर्डर के कुछ बैट्समैन हैं जो बिल्कुल डेड पिचेस पे बैटिंग करने के आदी हैं, उनको कहीं कोई मसला ना हो जाए। तो पिच को हम ये नहीं कह सकते कि इसी का शिकार हुए कल। बिल्कुल जी जी। अच्छा, ठीक है। इवन बाउंस होते हैं, कभी-कभी बॉल बिल्कुल नीचे रह जाती है, तो उसमें थोड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, तो आज फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अब तक जितना मैच हुआ, यू माइट बी वाचिंग, हम तो खैर शो में हैं तो नहीं देख पा रहे। क्या बॉडी लैंग्वेज बता रहा है? क्या आज हम लग रहा है अगर हम आज 5 विकेटें गिरा लें, और गिरा लेंगे ऐसा लगता है, लंच से पहले पहले अगर हम ये कर लें तो क्या एक्सपेक्ट करें? आज का मैच जब खत्म हो तो आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैंने अभी आपसे बात करते हुए स्कोर चेक किया तो विकेट आज पाकिस्तान को कोई नहीं मिली और तकरीबन पौने घंटे का खेल हो चुका है। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है, क्योंकि जब भी नए दिन का खेल शुरू होता है, बैट्समैन चाहे पिछले दिन जितने भी स्कोर पे नॉट आउट हो, अगले दिन आकर उसको जल्दी आउट होने का मौका होता है, क्योंकि उसको फिर दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर अभी तक तो कामयाब नहीं रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी ये पार्टनरशिप तोड़ना पड़ेगी। और जैसे कि कल नसीम शाह ने भी कहा था कि 300 जो है उसके अंदर आउट करने की कोशिश करनी है, वो करना पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर पाकिस्तान को उसके बाद फिर स्कोर भी ज़ाहिर से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ऐसा लगा हसन काफ़ी स्ट्रगल करते नजर आते हैं। एक तो उनका पेस नहीं निकल रहा, वो स्पीड नहीं कर पा रहे, फिर स्पीड के चक्कर में वो जितना पाव आगे बढ़ाते हैं टेक्निकली वो नो बॉल कर देते हैं, और स्पीड भी उनकी नहीं आ रही। ऑलमोस्ट 130 के आसपास वो इस सर्कल के अंदर वो बॉल कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, नंबर 1? और साथ ही नोमान के हवाले से भी आप कमेंट कर दीजिए, बिकॉज नोमान को कोई कामयाबी नहीं मिली है इस मैच के अंदर, इस पर भी आप जरा कोई कॉमेंट करना। हसन अली का आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी बॉलिंग जो है वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, और इसीलिए बाबर ने उनको शॉर्ट स्पेल्स कराए। अमूमन हसन अली जो से कम बैक किया फिटनेस के बाद से, टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रह रही है, लेकिन शायद जो पिछले मैचेस हुए बॉलर्स को मदद नहीं मिली तो थोड़ा सा ज़हनी तौर पर नीचे आ गए। क्या हुआ है, आप कोई फिटनेस का इशू कैरी कर रहे हैं। एक चीज आप और नोट करें कि सिलेक्टर्स को पता ही नहीं होता कि कौन सा खिलाड़ी फिट है, कौन सा अनफिट है। जो वनडे स्क्वाड में भी उन्होंने 2 प्लेयर्स को अनफिट लिया और बाद में फिर बोला कि ये अनफिट है, बाहर भी हुए नवाज वगैरह। तो ये हो सकता है फिटनेस का कोई मसला हो तो जो भी सामने ना आया हो। और रही बात नौमान अली की, नौमान अली ने एक आध अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की और खुद भी राय की, उन्होंने खुद भी कैच ड्रॉप किया था। लेकिन अगर हम देखें इस पूरी सीरीज में हमारे स्पिनर्स की बॉलिंग जो है वो इतनी गैर मामूली नहीं रही है। पिचेस तो हमेशा से पाकिस्तान में ऐसी है, आप भी बचपन से देख रहे होंगे, मैं भी बचपन से देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतने ज्यादा रन ही बनते हैं और बॉलर्स को इतनी मदद नहीं मिलती। जैसे सईद अजमल ने पिछले दिनों कहा है कि अपॉर्चुनिटीज अब क्रिएट करनी पड़ती है, पिच अच्छी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। स्पिनर्स जो हमारे हैं वो उनकी ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और यासिर शाह की कमी महसूस होती है। लेकिन सकलैन भाई के होने से तो कुछ फायदा होना चाहिए था, आई बिलीव। हाँ, यही यकीन माने, मैं सुबह यही सोच रहा था कि सैकी भाई जो है वो हेड कोच बने हुए हैं और स्पिनर्स की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी बुरी जा रही है कि क्या वजह है। ये एक मसला है। एक बड़ा स्पिनर अगर हो, यासिर शाह हो या कोई दूसरा ऐसा एस्टेब्लिश स्पिनर हो, वो तो विकेटें ले गई। जो नए और कम तजुर्बेकार स्पिनर्स हैं, आपको उनसे परफॉर्मेंस जो है वो लेनी पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती से इस सीरीज में
बहुत मायूस किया है इस तरह वो से। रिदम आ नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली ठीक है सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। सीनियर साफ़ी और तज्जियाकार स्पोर्ट्स एनालिस्ट सलीम खालिक साहब अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे और उनकी भी कंसर्न बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर जैसे हमारे हैं वही हैं कि स्पिनर्स वो कर नहीं पा, वो मैजिक कर नहीं पा रहे जो उनको करना चाहिए। खैर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच जारी है, लाहौरियो आप कम नजर आ रहे हो, ज्यादा लोगों को जाना चाहिए और पीसीबी ने तो स्टूडेंट्स के लिए पैकेज भी दे दिया है। कल से बता रहे स्टूडेंट, मैं तो अपना कार्ड ढूंढ रहा हूँ, स्टूडेंट कार्ड के मिले लंच भी मिलेगा, ऐसा सुना है मैंने। अच्छा जनाब आगे बढ़ेंगे, चूंकि रावलपिंडी एक्सप्रेस पेसर शोएब अख्तर की हम बात कर रहे थे। कल शोएब अख्तर ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो शेयर किया और इसमें उन्होंने लिखा कि 2009 में सॉरी आई गेस 2006 में उन्होंने एक जो लास्ट मैच खेला था कज़ाफ़ी स्टेडियम में उसकी एक यादगार वीडियो उन्होंने शेयर की। क्या मेमोरीज थी उनकी उस हवाले से, आपको वो वीडियो दिखाते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस की एक मेमोरी जो उन्होंने अपने शूज़, एक मखसूस किस्म के जूते वो पहनते थे और उनके अंगूठे के हवाले से आपको पता है कि वो नहीं होता था शूज़ का, बाहर होता था, शेयर की और साथ साथ उन्होंने कहा कि इट्स बीन 13 ईयर्स की कज़ाफ़ी में मैच हुए और कज़ाफ़ी की उन्होंने मेमोरी शेयर की जो उन्होंने शेयर की। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा, सो ज्वाइन करता हूँ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं किस बात की, हमारे साथ खुशी आई है। खुशी वेलकम, कैसी आप? खुशी नहीं है? खुशी अच्छा, खुशी नहीं है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। खुशी एक्सरसाइज करवा रही है, आपको दिखाता हूँ। कार्डियो डे है, सो आज हम कार्डियो की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। रिमेंबर मैंने आपको टबाडा का बताया था, 20 सेकंड्स ऑन 10 सेकंड्स ऑफ, ये 4 मिनट्स का होता है। जितनी मर्जी वेरिएशंस कर लें एक्सरसाइजेस की, डिफरेंट वेरिएशन करनी है, डिफरेंट एक्सरसाइज रखनी है, वो रख सकते हैं, बट मैं आपको इसकी 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसमें हम कार्डियो करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज वुड बी ऑन द फ्लोर, हमने इंचवर्म करना है विद माउंटेन क्लाइंबर्स, crawl back, crawl forward and 4 mountain climber and then jump and then down to plank position, mountain climbers, go back and jump. One more time guys, plank position, back straight, 4 kicks and go back. Second exercise is on floor guys. Second exercise is called plank jacks with commandos. Elbows on hands, elbows and then hands, jump and then elbows, plank jacks, then on your hands, plank jack. Make sure your head to heel is in one line, plank jacks and plank jacks. Third exercise is on the floor, weighted knee tucks, hands on the back, leg extended, pull and breathe out. Breathe in, breathe out. Fourth exercise is called broad jumps. We're going to jump forward into partial squat position and pedal back and jump. So guys, एक टबाड़ा में 2 rounds होंगे, 20 seconds on, 10 seconds off. So you have to do 4 or 5 टबाड़ास. After every टबाड़ा आपने 2 minutes का रेस्ट लेना है। इसमें आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा, जितना हार्ट रेट आपका कंट्रोल रहेगा उतनी बर्निंग ज़्यादा होगी गाइस। सो डू दीज टबाड़ास एट होम। आप एक्सरसाइज चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। सो गाइस ट्राई दिस एट होम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। चलें, थैंक यू, आप देर आई दुरुस्त आई, पहुंची तो सही। खैर हमारे साथ खुशी मौजूद थी जो कि इस वक्त एक्सरसाइज करवा रही थी। जस्ट एंजॉइंग द मोमेंट कि जब एकदम आप देखते हैं और कोई नहीं होता तो फिर ऐसे इस किस्म की फील आती है। खैर जनाब, इट्स अ गुड डे और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दिन है सिफारती लिहाज से जो हम कह रहे थे। आज OIC भी हो रहा है और उसके साथ साथ आपको मालूम है कि क्रिकेट भी जारी है और इन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए विद दैट। बदलते मौसम के साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो सुबह सुबह मुझे सुनने को मिला कि आप पानी, यानी कि मैं और आप भी यकीनी तौर पर पानी हम कम पी रहे हैं। आज वर्ल्ड वाटर डे भी है। वर्ल्ड वाटर डे भी है, ओह यस। तो आप पानी की एक तो कंजर्वेशन को यकीनी बनाया जाए, उसके साथ साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए, हमारे लिए बेहतर है, पानी बचाया भी जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस नोट के ऊपर अमला हसन के अंदर तक चल रहा है, हमने शो खत्म करना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।